तो सर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन तब भी कंटिन्यू रखते तो आज आप एक आईएएस होते, इजंट इट? गवर्नमेंट जॉब हो चाहे यूपीएससी हो या कुछ भी हो, मतलब व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट इज नॉट अ लाइफ। तो ओवर द ईयर फिर मुझे भी समझ आया कि अच्छा वो मैंने 4 साल ही दिए, ज़्यादा दिए होते तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना मैं लाइफ में भी कर रहा हूँ। पासपोर्ट कितने पेज का बनाना चाहिए, तो आई टोल्ड हिम कि सबसे जो भी मोटा आता है ना वो फिल करेंगे लाइफ में। आप दो यू आर ट्रैवल एंथुसियास्ट, तो हम वेट करेंगे सर, आपका एक नया चैनल आएगा और जिसके अंदर आप व्लॉग्स बनाएंगे, ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे सर। आपके पुराने लोग आपके साथ रहे, उनसे बात करना, लोगों से फिजिकली इंटरेक्शन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग उसको टाइम वेस्ट मानते हैं, बट मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी मत सोचो, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है। कुछ बच्चे अपने बॉर्न कैपेबिलिटी के साथ में पैदा होते हैं, कुछ बच्चे उसको ग्रो करते हैं अपने पैशन के साथ में, और ये कभी भी हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है। बहुत लोग हैं दुनिया में जिन्होंने 30 साल में अपना पैशन जाना, 40 साल में दे बिकेम सक्सेसफुल। किसी ने 45 साल में जाना, 50 में दे बिकेम सक्सेसफुल। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करो ये सोच के कि नहीं यार 30 लाख के बच्चों में मैंने एग्जाम दिया था, 20 लाख बच्चे बैठे थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर कोई ना कोई एक ड्रीम रहा होगा कि आई विल बिकम दिस। बास्केटबॉल क्रिकेट मैंने बहुत खेला है, स्टेडियम की टीम में खेला, स्कूल की टीम से रिप्रेजेंट किया, लेकिन पढ़ाई के अंदर 60-70% लेवल जो मिल और इतना ही मुझे पसंद था, मैंने कभी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया कि चलो ठीक है लेट्स क्रॉस 90-95 करते हैं, उसमें मैंने एफर्ट भी कभी लगाई। मैंने आई डिड इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में तो और भी बहुत बुरे हालात थे। मेरी बैकलॉग थी 54 समथिंग। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक खसपुरिया। स्वागत आप सभी का खासपुर पॉडकास्ट में। दोस्तों, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और सभी को ये पता होता है कि उनके प्रिपरेशन के अंदर करंट अफेयर्स और जीएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हमारे दिमाग में ज़रूर क्लिक करता है भुवनेश शर्मा सर का नाम। एग्जैक्टली आज का हमारा पॉडकास्ट भुवनेश शर्मा सर के साथ में है। सर के साथ में हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें करी हैं। सर ने अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, हमने बहुत फ़नी बातें भी करी हैं और सर ने अपने स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में भी बातें करी हैं जो सर ने अपने चैनल पे भी नहीं करी थी। और आज का जो पॉडकास्ट है इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपको पता ही लगेगा कि कब आपने स्टार्ट करा और कब आपने एंड करा। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हो रौनक? मैं एकदम ठीक हूँ सर। सर मैं आपको काफ़ी टाइम पहले से फ़ॉलो करता आ रहा हूँ क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है। जब वाईफाई स्टडी पढ़ाते थे, करंट अफेयर पढ़ाते थे, हाँ। मैंने ये बहुत नोट्स बनाए, मेरे सिस्टर ने भी इवन बहुत नोट्स बनाए। इवन हमने गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्रैक करा है और अभी हमारा स्टार्टअप है और आपके साथ मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ सर। ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है सर, थैंक यू सो मच। नहीं, बेस्ट ऑफ लक रौनक, और काफ़ी अच्छा करोगे यार आप। थैंक यू सो मच सर। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और मतलब वो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। एग्जैक्टली। नॉर्मली लोग आगे प्रेफर नहीं करते कुछ और करना, बट आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड डेफिनेटली इट विल बी अ हिट। थैंक यू सो मच सर। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने करंट अफेयर और जीएस को ही क्यों चूज़ करा सर? एक्चुअली क्या ऐसा था कि मैं 5th क्लास से जो है ना, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी चालू कर दिया था ओके। बिकॉज ऑफ माई फादर। तो मेरे फादर की हैबिट थी डेली मॉर्निंग न्यूज़पेपर, टीएन न्यूज़पेपर। तो तब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने भी देखा, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा 1 साल 2 साल तक तो फोर्स भी किया कि पढ़ना है। तब छोटे होते हैं जब आपका मन नहीं करता, बिकॉज यू डोंट नो कि क्या उसमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा एडवांटेज। लेकिन ठीक है, उनके थोड़ा फोर्स करने पे मैंने पढ़ना चालू किया, फिर इंटरेस्ट आ गया, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो पूरे न्यूज़पेपर में मैं ओनली एक स्पोर्ट्स वाला पेज ही पढ़ा करता था, बाकी सब छोड़ दिया करता था। बट इस स्पोर्ट्स का पेज में दिन में 2 बार पढ़ता था और हमेशा लास्ट से दूसरा पेज ही खुलता था हमेशा। तो स्पोर्ट्स पेज पढ़ते पढ़ते हैबिट बनी, फिर धीरे धीरे थोड़ा जब ग्रो हुए 11th-12th में बाकी न्यूज़पेपर भी पढ़ना चालू किया, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द सिटी, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चालू किया। उसके बाद में वो कंटिन्यूटी बन गई, टीएन न्यूज़पेपर वो लाइफ का पार्ट बन गया। फिर इंजीनियरिंग में भी यही हुआ। फिर जब मैं यूपीएससी या जब मैंने बाकी एग्ज़ाम्स देना दिए जब मैंने, तब फिर मैंने देखा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेरा बहुत स्ट्रांग हो चुका था बिकॉज करंट अफेयर से आई वॉज अवेयर अबाउट इट, क्या दुनिया में चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो उस वजह से इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। दूसरा ये कि करंट अफेयर इतना ज़्यादा बड़ा है एंड इट कीप्स ऑन मूविंग डेली, तो उसको समराइज़ करना कम टाइम में ये चैलेंज होता है। तो अगर आप 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और अगर ओवर द ईयर आपका ये थोड़ा टैलेंट बिल्ड हो गया कि आप इतने से भी मे बी 100% क्वेश्चन अगर टच करवा सकते हो एग्जाम में, तो दैट वो बहुत अच्छा है। वो मैथ में या किसी सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं होता, वो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बट करंट अफेयर और जीएस में ही आपका टैलेंट है कि कितने कम घंटे में आप पूरा कंप्लीट करवा के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए आपके, और आपके कभी लाइफ में वापस से आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से करंट अफेयर है जो कि चूज़ किया। और जीएस में स्पेशली पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
तो जीएस या और करंट अफेयर ये मेरा स्ट्रॉन्ग फोटे है जो कि बन गया होता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग सर। सर अभी मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको आपने ऑलरेडी टच कर लिया है, विच इज़ यूपीएससी। जब आपकी क्लासेस अटेंड करता था, आपने तब भी बताया था कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे। तो सर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन तब भी कंटिन्यू रखते तो आज आप एक आईएएस होते, इजंट इट? हाँ डेफिनेटली, मतलब क्योंकि काफ़ी नियर बाय में मैंने छोड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट टच करके छोड़ा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जॉब हो चाहे यूपीएससी हो या कुछ भी हो, मतलब वट एवर यू वांट टू बिकम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट इज़ नॉट अ लाइफ। तो आपको एक अपना टाइम बनाना पड़ता है कि इतने टाइम में मैं दे सकता हूँ उस चीज़ को। अगर वो होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता देन यू हैव टू मूव ऑन। अदरवाइज होता क्या है कि हम गवर्नमेंट जॉब के अंदर इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं ना कि हम लोग हमारे 5 साल 7 साल 10 साल दे देते हैं। डेफिनेटली देना बनता भी, अगर किसी के पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं लाइफ में तो। लेकिन जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, आपकी लर्निंग स्कूलिंग थोड़ी ठीक हुई है, आपको लगता है कि आप और भी कुछ अच्छा कर सकते हो, आपका पैशन आपको अलाउ करता है, तो आई थिंक आप कुछ टाइम देके आपको मूव ऑन करना भी आना ज़रूरी है। अदरवाइज आप लाइफ में वहीं पे अटक जाओगे। तो एग्जैक्टली। ओवर द ईयर फिर मुझे भी समझ आया कि अच्छा हुआ मैंने 4 साल ही दिए, ज़्यादा दिए होते तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना मैं लाइफ में अभी कर रहा हूँ। तो वो मूव ऑन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। डेफिनेटली सर, ये बहुत गहरी बात बोली है, मतलब आपने सही में। मैंने भी अपने फ्रेंड्स को देखा है, दे आर स्टिल स्टक इन द गवर्नमेंट एग्जाम और अभी तक वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई थिंक उनको मूव ऑन कर देना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, आई थिंक। हाँ, क्योंकि और होता भी यही है, जितने भी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों से जब मैं मिलता हूँ, जो बाद में क्रैक करके जो मुझसे मिलने आते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट कि कौन से, यूपीएससी है, बैंक है, रेलवे है, एसएससी है, तो बाद में सब लोग बोर ही हो चुके होते हैं, क्योंकि जो दूर से जो उन्होंने देखा होता है वो क्लोज में है, वो लाइफ सेटल हो चुकी है, कुछ ज़्यादा एडवांटेज, कुछ ऐसा काम होता नहीं है कि जो बहुत पैशनेट हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर। जैसे कल का एक अगर मैं बताऊं तो कल एक बच्चा है जो उदयपुर में इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो कम्प्लीटली बोर है अपनी लाइफ में। छुट्टी आती है 2 दिन की तो यू डोंट नो व्हाट टू डू, ऑफिस टाइमिंग बहुत ही कम है, कुछ है ही नहीं और करने के लिए, तो वो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है और आप डल हो जाते हो उस फेज के अंदर। तो वो बच्चे बाद में समझ में आती है उनको, फिर वो ट्राई करते हैं कि कुछ और करने की। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ आप अपना टाइम दो लाइफ का, किसी भी चीज़ को 2 साल 5 साल जो भी आपको देना है, जितना आपके पास है एक्चुअली में। फिर उसके बाद अगर आपको कोई पैशन है तो आप उसको फॉलो करो, नहीं है तो ठीक है, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, बिकॉज आपके पास कोई और कुछ नहीं है लाइफ में करने के लिए। डेफिनेटली। सर मैं आपके जो पास्ट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा। आई थिंक कि आप स्कूल के अंदर बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे और आपका कोई ना कोई एक ड्रीम रहा होगा कि आई विल बिकम दिस वन डे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट, है ना, 60-70% बट गुड इन स्पोर्ट्स। ओके। तो बास्केटबॉल क्रिकेट मैंने बहुत खेला है, स्टेडियम की टीम में खेला, स्कूल की टीम से रिप्रेजेंट किया, तो मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स में आई वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन पढ़ाई के अंदर 60-70% आई वॉज अ मीडियोकर, और इतना ही मुझे पसंद था, मैंने कभी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाए कि चलो ठीक है लेट्स क्रॉस 90-95 करते हैं, उतने मैंने एफर्ट भी कभी लगाए नहीं। और व्हेन आई डिड इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में तो और भी बहुत बुरे बुरे हालात थे। मेरी बैकलॉग थी 54 समथिंग, तो मैंने टोटल आई थिंक 120 के आसपास एग्जाम दिए हैं बीटेक में टू क्लियर 44 एग्जाम। इतना? तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी। इंजीनियरिंग के टाइम पे आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स म्यूजिक, तो म्यूजिक ट्रैवलिंग, मैंने पूरा एंटायर इंडिया ट्रैवल किया। तो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था नहीं, तो इसलिए पढ़ाई करी नहीं। फिर लास्ट में 4th ईयर में जाके आई क्लियर में एंटायर बैकलॉग्स, 34 एग्जाम दिए थे, तो 32 मैंने 4th ईयर में क्लियर करे। सर ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर। आप अभी तक हमें पता नहीं था इतना आपके बारे में कि सारी बैकलॉग थी। हाँ, तो आरटीयू के अंदर क्या होता है कि आपको एक एडवांटेज होता है कि आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप बार बार एग्जाम दे सकते हो, तो उसका ज़्यादा सीरियसली ले लिया। तो फर्स्ट सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में क्लियर किया, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ये 7th में हुए, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ 8th में हुए। ओके। क्योंकि वो उसके बाद में हाँ, बैक change टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, तो आपको चांस ऑप्शन मिला हुआ था, तो कई सारे बच्चे उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। तो आई वाज वन ऑफ देम, कि उसको एडवांटेज लेने के बजाय उसको डिसएडवांटेज ले लिया। तो इंजीनियरिंग कुछ इस तरीके से रही। तो देखो, पढ़ाई में आई डोंट थिंक कि आपको इंटरेस्ट आना ज़रूरी है रदर देन कि आपके परसेंटेज क्या रही है ना। परसेंटेज आप रूट लर्निंग से हो सकती है पॉसिबल, आप रेक्टाफिकेशन अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हो। बट अगेन, जब आप बात करते हो कि अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की जहाँ पे राइटिंग है, तो फिर वहाँ पे आपकी सोच समझ, आपके व्यूज़, वो सब बहुत मैटर करते हैं। तो वहाँ पे रेक्टाफिकेशन का काम थोड़ा कम हो जाता है काफ़ी हद तक, तो आपकी बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मैटर हो जाता है रेदर देन कि आपके रेक्टाफिकेशन पे। तो आपका इंटरेस्ट कितना है पढ़ाई करने में, वो सब्जेक्ट के अंदर,
है ना, आप कितना डेडिकेटेडली पैशनेटली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है rather than कि आपके पीछे कितनी परसेंटेज रही है. आई सॉ मैनी स्टूडेंट्स इन दिल्ली व्हेन आई वाज टीचिंग की 99-98 परसेंटेज वाले बच्चे, लेकिन 6 महीने में छोड़ के चले जाते थे दिल्ली, क्योंकि वो चैलेंजेस अलग है. खाने का चैलेंज है, रहने का चैलेंज है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई, है ना, बिल्कुल सही। नोट्स नहीं शेयर कर रहा है कोई, अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है. लेकिन जहाँ पे 50-60% वाला जो बच्चा है, जिसका पैशन है कि मुझे तो करके ही जाना है, मैं घर जाऊंगा ही नहीं, मुझे तो करना ही करना है, तो दे क्लियर्ड इट. तो यू आर ग्रेट एग्जांपल मीन्स अभी मैंने देखा कि आप आपने अपनी स्कूलिंग के बारे में बताया, देन आपने ग्रेजुएशन के बारे में बताया, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत बार आपने आपके बैकलॉग भी आए हैं और उसके बाद भी आपके पास में करेज आया कि आप यूपीएससी क्रैक कर देंगे। ग्रेट सर। तो एक्चुअली इट वाज जस्ट अबाउट कि 4 साल खराब हो गए इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप कुछ पढ़ते हैं. अच्छा मतलब नॉलेज इज समथिंग जो आपको ज़िंदगी के अंदर मतलब लेनी ही चाहिए, उसका कोई देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ इट. तो ऐसा कुछ नहीं था कि चलो यूपीएससी क्रैक करेंगे या कुछ और करेंगे या कोई पावर चाहिए, मनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था. ऑब्जेक्टिव बस ये था कि बीटेक में पढ़ाई नहीं करी है तो उसको आई नीड टू कंपनसेट इट ओके समवेयर इन ठीक टर्म्स है। ऑफ नॉलेज. तो आई फाउंड इट कि यूपीएससी सबसे टफेस्ट है, सबसे अच्छा नॉलेज मिलता है. तो मैंने फिर उसकी पढ़ाई करना चालू किया, तो उससे नॉलेज गेन भी हुआ, बहुत अच्छा चीज़ें सीखने को भी मिली. तो वो ज़्यादा मेजर फैक्टर था कि आप लर्निंग आपकी हो रही है कि नहीं हो रही है. सर अभी अगर अपने बात करते हैं जैसे आपने वाईफाई स्टडी में पढ़ाया, अभी आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, आपके पास में बहुत बड़ा एक फैन बेस है, तो अभी आप जैसे मार्केट में निकलते हैं, आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है सर? ऐसा तो होता है खैर कि बहुत जगह पे आप मतलब ऐसा कि कोई किसी भी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है नहीं डिपार्टमेंट जहाँ पे बच्चे जो पढ़े हुए हो जो नहीं लगे हुए हो. मेजरली एयरपोर्ट हो चाहे कहीं से भी हो, मतलब एयरपोर्ट पे हो चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आईबी के हो, मतलब हर जगह पे बच्चे मिलते ही हैं. बट पर्सनली मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा लगता नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी वाला, मतलब मेरा नेचर भी नहीं है वैसा, और आई डोंट वांट इट, ना मेरा ऐसा मन है टू बिकम ए सेलिब्रिटी और समथिंग. तो कोई मिलता है अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है तो अच्छा लगता है, मतलब दैट्स इट. अगर मेरी वजह से, मेरे पढ़ाने की वजह से किसी की लाइफ में कुछ बदलाव आया है तो आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सर आई थिंक जैसे आप बता रहे हैं आपके यू आर वेरी हम्बल पर्सन, तो जो स्माइल फॉर रोल है, जिसके बारे में मैंने क्लास में भी सुना था सर, एक एनजीओ आपने स्टार्ट करा है, सर उसके पीछे का जर्नी हम जानना चाहेंगे प्लीज़। हाँ, स्माइल फॉर ऑल स्टार्ट हुआ था क्योंकि मैंने 2014 में पढ़ाना चालू किया था ऑनलाइन. नो, इंडिया में कोई भी नहीं था उस टाइम पे ऑनलाइन जो पढ़ा रहा था. तो इट्स बिन मोर देन 10 years. तो 14, 15, 16, 17 तक पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी ऑनलाइन वाला जो सेगमेंट था, जो प्रॉब्लम थी एक पहले कि बच्चों को कंटेंट नहीं मिलता, राइट, अच्छे टीचर्स आके पढ़ाने को रेडी नहीं है बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव देयर कंटेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो सब चीज़ें डिकोड हो गई थी 14, 15, 16, 17 आते आते. तो जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं अब उनको मोबाइल फ़ोन के ऊपर अच्छा कंटेंट मिल रहा था बिकॉज ऑफ अस, या फिर बाकी लोग भी बहुत अच्छा ट्राई कर रहे थे तो उनकी वजह से भी. बट तो मुझे लगता था हमेशा कि चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, अब गाँव तक भी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और अच्छा कंटेंट अवेलेबल है. उन बच्चों को दिल्ली या कहीं पे जा के प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं इतने ज़्यादा. बट एक सोसाइटी में एक ऐसा तबका भी है जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्लम एरिया में जो रोड साइड के ऊपर बलून बेच रहे होंगे, पेंसिल बेच रहे होंगे, लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं. डेफिनेटली 10 में से 2 तो चाहते ही हैं, लेकिन देयर इज़ नो वन जो उनको टच करे. तो जब मैंने भी देखा एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था जयपुर में ही कि एक बच्चा आया था तो उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे, उसने मुझे पेंसिल मांगी थी. अच्छा तो आई थॉट कि यार ये मतलब पेंसिल क्यों मांग रहा है, मतलब पेंसिल तो कभी सुना ही नहीं मांगते किसी बच्चे को. तो वो कुछ लिखना चाह रहा था वो, उसकी बहन के साथ में पेपर था उसके पास में लिखने के लिए. तो मैंने उसको पेंसिल दे रही, उसने लिखना चालू किया, ड्राइंग बनाना चालू किया. आ, मुझे लगा कि चलो इससे पढ़ना चाहता होगा, ये पूछा मैंने उससे तो उसने बोला हाँ पढ़ना चाहते हैं. फैमिली से बात करी, वो पढ़ाना चाहते हैं बट दे डोंट हैव मनी. तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पढ़ाता हूँ. मैंने शाम में 1 घंटा निकाल के पढ़ाना चालू किया. ये बात है 2016 की, 16 की है. फिर मैंने उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा किया. फिर कुछ पेरेंट्स और आए, ऐसे करते करते 1 साल में 40 बच्चों को मैं पढ़ाने लगा इवनिंग के अंदर. फिर उनका एडमिशन करवाया. फिर और भी पेरेंट आने लगे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं. फिर मुझे लगा कि आई शुड नीड टू मेक ए प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं खुद कब तक किसी को मैं स्कूल के अंदर मेरी फ़ीस पे कर सकता हूँ. देयर वाज अ मोमेंट ऑल्सो जब मेरे को लोन लेना पड़ा था उन बच्चों की फ़ीस देने के लिए, बिकॉज स्टार्टअप इतना ज़्यादा स्टार्टअप नहीं हुआ करता था एट बिल्कुल दैट टाइम. तो आई टुक ए लोन टू गिव देयर फ़ी एज वेल. लेकिन उन बच्चों ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी, आज भी कर रहे हैं.
फिर आई मेड ए प्लेटफॉर्म स्माइल फॉर ऑल की, जहाँ पे कोई भी किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकता है 500 में, और कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। तो Okay. अभी फिर वो यूट्यूब पे थोड़ा पढ़ाने की वजह से बच्चे जानते थे, दे स्टार्टेड इन देयर ओन सिटीज़। तो स्माइल फॉर ऑल अभी 250 सिटीज़ के अंदर काम कर रहा है, 1200-1300 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, ग्रेट अचीवमेंट। और 24 स्टेट के अंदर स्माइल फॉर ऑल इज़ देयर। तो नागालैंड के भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मणिपुर से भी पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में भी पढ़ते हैं, श्रीनगर में भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे। तो दिस इज़ हाउ, मतलब इट्स अ कम्युनिटी वर्क एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन की वजह से हुआ है, बट पीपल कम फॉरवर्ड। जो स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ही पावरफुल होती है। तो जब सबको लगा कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, तो सब लोगों ने स्माइल फॉर में बच्चा भेजना, इन्फॉर्मेशन देना चालू किया, एंड दे स्टार्टेड टू टीच। दिस इज़ हाउ स्माइल फॉर ऑल स्टार्टेड। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने स्टूडेंट्स की वजह से मतलब सब जगह वो पहुंच गए। हाँ, पहुँच गया वो। एग्जैक्टली सर, अभी तक मैंने जैसे आपके साथ में बातचीत करी है तो मुझे पता लगा कि आप आपके स्कूल के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में। सर मैं आपकी बकेट लिस्ट जान सकता हूँ और आपने किन किन चीज़ों को टच कर लिया है? बकेट लिस्ट मेरा ऐसा कोई बकेट लिस्ट मैंने कभी बनाई नहीं ऑनेस्टली। एक चीज़ ज़रूर जो थी, जो मैंने कभी सोची थी, वो ये ज़रूर था। डेफिनेटली जब आप छोटे से बड़े होते हो तो आपके बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं, आप बहुत कुछ बनना चाहते हो, करना चाहते हो, वो तो सब अलग चीज़ें हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द बकेट लिस्ट, तो मैंने जब पासपोर्ट बनवाया था तब मेरा ये था कि यार ये पासपोर्ट पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा। दैट विल बी द अचीवमेंट फॉर माई लाइफ। तो मैं ट्रैवल एंथुसियास्टिक था, अभी भी हूँ। तो वो मैंने काफ़ी, तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि पासपोर्ट कितने पेज का बनाना चाहिए। तो आई टोल्ड हिम कि सबसे जो भी मोटा आता है ना, वो फिल करेंगे लाइफ में, तो वही बनाते हैं। तो जो सबसे आई थिंक 80-90-100 पेजेस का जो आता है वो मैंने बनाया था। वो मेरा बकेट लिस्ट था कि मुझे इसको कंप्लीट करना है, जो अभी स्टिल कंटिन्यू है। बट आई हैव ट्रैवल मोर देन 20 कंट्रीज राइट नाउ। और इंडिया मैंने कॉलेज के टाइम पे घूम लिया था। तो ये एक बकेट लिस्ट है आई थिंक। इसके ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि कुछ और है, मतलब। सर मेरे जैसे स्टूडेंट्स और जो आपके पास स्टूडेंट रहे हैं, आप दो यू आर ट्रैवल एंथुसियास्ट, तो हम वेट करेंगे सर, आपका एक नया चैनल आएगा और जिसके अंदर आप व्लॉग्स बनाएंगे, ट्रैवल व्लॉग्स बनाएंगे सर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार लोगों ने बोला इसके लिए, बट मैं थोड़ा क्या कैमरा अवॉइड ही करना पसंद करता हूँ। तो इसी वजह से मैंने कभी बनाया नहीं, या बहुत ही कम बनाए। तो मतलब हार्डली मैंने कुछ मेरी ट्रैवलिंग के 8-10 वीडियो डाले होंगे आज तक। कभी मैंने किसी कंट्रीज डाले नहीं। तो मेरा थोड़ा सा परसेप्टिव रहता है कि अगर मैं कहीं पे गया हूँ तो आई एंजॉय विथ माई आइज रदर देन द मोबाइल फ़ोन। तो मैं मोबाइल फ़ोन साइड होता है हमेशा मेरा। तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें, ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ बनाना, व्लॉगिंग करना, मतलब वो मेरे को इतना वो लगता नहीं है, कन्वीनियंट नहीं लगता कभी भी। तो इस वजह से कभी बनाया भी नहीं है। मतलब आप रील की तरफ कम मूव करते हैं, आप रियलिटी की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। हाँ, दिस इज द मतलब मुझे क्रक्स। लगता है कि दुनिया को आंखों से देखना ज़्यादा ज़रूरी है रदर देन कि मोबाइल फ़ोन के लेंसेज से। तो इसी वजह से मैं कभी भी कहीं जाता भी हूँ तो वीडियोस बहुत ही रेयरली। ठीक है, कभी कुछ ऐसा लगा कि चलो ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कुछ अच्छा है तो बना दिया वीडियो, अदरवाइज बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो कभी चैनल बनेगा ऐसा तो आई डोंट थिंक। हम वेट करते रह जाएंगे। तो मुश्किल है, मतलब। सर मुझे लगता है कि आपकी बहुत कम एज है और आपने इस कम एज के अंदर ही बहुत सारे अचीवमेंट देख लिए हैं। आप ये 24 आवर को एफिशिएंटली मैनेज कैसे करते हैं सर? आप मैनेजमेंट, या ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपना दिन को मैनेज कैसे कर रहे हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आपको जो करनी होती है एक दिन के अंदर। मतलब अभी भी मेरी लाइफ में 4 टास्क तो हम एटलीस्ट कम से कम होते ही है पैरेलली। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द क्लास 24, स्माइल फॉर ऑल, लॉन्चिंग सम ग्रेट एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल्स इन जयपुर अक्रॉस कंट्री। जो गुरुकुल तरीके के जो स्कूल्स हैं जी। उसके प्रोजेक्ट के ऊपर आई एम वर्किंग राइट नाउ। एंड लास्ट, हेल्थ इन योर फैमिली फ्रेंड्स। तो ये 4 डोमेन है जो कि चलते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ किसको कब टाइम देना है। तो आपका शेड्यूल पहले से फिक्स होना चाहिए। मॉर्निंग में जब आप अपने डे स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि हाउ आई विल गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ऊपर सबसे पहले ख़त्म करो। उसके बाद जो मीडिया का लेवल की चीज़ है वो ख़त्म करो। और शाम आते आते रात आते आते वैसे भी एनर्जी थोड़ा, जब आपके पास उतना नहीं होता है, तो जब से जो माइन्यूट वर्क है जो आपको करो, नहीं तब भी ठीक है, नहीं करो तब भी ठीक है। तो उस तरीके से आप डिवाइड करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले सुबह उठ के उसका पढ़ाई एजेंडा होना चाहिए। अगर वो सुबह घूमने जा रहा है फिर सोच रहा है मैं आके पढ़ाई करूँगा, तो उसने अपने एजेंडा बदल दिया। एक्चुअली उसको पता भी नहीं है, लेकिन उसने अपने बदल दिया एजेंडा कहीं ना कहीं। तो अगर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करियर और आपकी पढ़ाई है राइट नाउ, तो आपको सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ाई करो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, हेल्थ है, जो भी है, वो सब इवनिंग के अंदर आप लेके जाओ उसको। ठीक है, इवनिंग में करो 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है।
यू डिड योर एंटायर डे, आपने उसको पॉजिटिवली जी लिया है। अब आपके पास जो भी एक्स्ट्रा है, जो आपको लगता है, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम लोग हेल्थ को इतने ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एज ग्रुप भी वो ऐसा होता है 20-25 साल का, तो बिल्कुल। फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब ठीक है वो रेलिवेंट है, 7 दिन में से 3 दिन भी कर रहे हो तो चलता है एक्सरसाइज, लेकिन आप उसको शाम में रख लो। फिर आपका एजेंडा जो है, आपका जो मेन आपका लाइफ का गोल है, उसको मॉर्निंग में रखो। दैट्स वाई मेरी क्लासेस भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर की, तो मैं इसलिए सुबह उसको 8 बजे रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं उसको 10 या 12 बजे कर लूँ अगर मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो कभी हो ही नहीं पाएगी वो, बिल्कुल सही। क्योंकि फिर बाकी चीज़ें बहुत ऊपर आ जाती है काम करने के लिए आपके पास। दिस इज हाउ आई मैनेज माय डे। सर, आपके थॉट्स में और आपके वर्क में इतनी क्लैरिटी है, क्या आप मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है इतना, या फिर आप बुक्स पढ़ते हैं तब इतनी क्लैरिटी आई है? यार देखो, मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है ऑनेस्टली। डेफिनेटली मैं पढ़ना पसंद है मेरे को, लेकिन आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ सकता था, बट मुझे शायद उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चली टिल आई हैव कंप्लीटेड माई कॉलेज। तो टिल जब तक मैंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया तब तक मैं बुक्स में आई वॉज नॉट इनटू इट। तो मुझे लगता है मैं बहुत पढ़ सकता था, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। हाँ, बाकी अभी मैं कुछ सालों से, पिछले 5-7 सालों से पढ़ता भी हूँ। बाकी मेरी ज़्यादा क्लैरिटी या ज़्यादा बेटर एंगेजमेंट जो होता है, पर्सपेक्टिव जो बने लाइफ को, ट्रैवलिंग से ज़्यादा बने। आप लोगों से मिलते हो, आप लोगों को जानते हो, समझते हो, यू अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हो उससे बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, यू हैव टू अप्रिशिएट इट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम, इम्प्लीमेंट इट पॉजिटिवली। और जो भी आप कर रहे हो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फुटप्रिंट आपके क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक। तो ये सब चीज़ें ट्रैवलिंग से आई हैव डिकोडेड मोस्ट ऑफ द ओके। थिंग्स। सो ट्रैवलिंग इज़ द की। ट्रैवलिंग इज़ द की, मीटिंग विद द पीपल, लोगों से बात करना, आपके पुराने लोग आपके साथ रहे, उनसे बात करना, लोगों से फिजिकली इंटरेक्शन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसको टाइम वेस्ट मानते हैं, बट मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्ट है, हाँ, इन्वेस्टमेंट इट है। इज़ अ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। सर, दो यू हैव ए वेरी बिग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आई एम श्योर कि आपके पास में बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते होंगे। कुछ ऐसा कमेंट या कोई ऐसा फीडबैक आया हो जो बहुत मेमोरेबल था सर? हाँ, मुझे लगता है देखो डेली ऐसे कमेंट आते हैं, मतलब जो सच में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, मतलब जो कई बार जैसे कई बार एक बच्चा था जो कि सुसाइड करने वाला था, हुँ। तो उसने वीडियोस देखना चालू किया, ही गेट मोटिवेटेड, क्लियर्ड इसरो एग्जाम, गेट अच्छा। इनटू इट, इसरो के अंदर राइट नाउ इज वर्किंग, एंड एट अ स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन ही वाज इन कॉलेज, तो वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम थे कि ही वाज अबाउट टू डू अ सुसाइड, बट उसको किसी ने वीडियो देखा उसने करंट अफेयर का, पता नहीं जो भी समझ आया, क्या समझ आया, लेकिन उसके बाद उसने रेगुलर देखना चालू किया, तो ही सेंड मी ए मेल ऑन, और उसमें उसने पूरा अपनी लाइफ बताई। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए ओवर द ईयर, बिकॉज इट्स बीन 10 ईयर्स, मतलब बहुत 10 साल में टीचर्स डे पे, बर्थडे पे, न्यू ईयर पे, दिवाली पे, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो जो आपको लगता है कि आपका सच में आप चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हो जिंदगी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है हाँ सर, हाँ। कि अपनी एग्जिस्टेंस का पता लग जाता है कि हाँ, मैं ग्रेट पर्सन हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा ग्रेटनेस वाली कोई बात नहीं है, बट हाँ अगेन कि आप सीख रहे हो, कर रहे हो, और किसी को सिखा रहे हो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 10 साल को सीखा है और अगर किसी को सिखाया नहीं है, जी, तो आई थिंक दिस अ वेस्ट ऑफ द टाइम, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। बिल्कुल सही इट है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू कीप अदर्स लर्निंग एज वेल। आप दूसरों को भी सिखाते रहो, क्योंकि वो 10 साल आपसे आगे निकल जाते हैं अगर आपसे सीख लिए तो। सही है, आपका भी एक्सपीरियंस काम में आ रहा है, एग्जैक्टली, डेफिनिटली। क्योंकि आपका भी तो आप वैल्यू आप उनमें एड ऑन कर रहे हो। बिल्कुल सही है। ये है। सर, डू यू हैव अ प्लेटफॉर्म नाउ व्हिच इज़ क्लास 24, और उससे पहले आप ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाते थे दूसरे प्लेटफॉर्म पर। सो आपका बिजनेस मॉडल क्या है सर? मतलब अगर हम बात करते हैं किसी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन की, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और जो एजुकेशन फील्ड के अंदर आना चाहता है, आप उनको क्या लेसन देना चाहेंगे? सो व्हेन वी स्टार्टेड क्लास 24 इन 2014, तो तब हमने जब स्टार्ट किया था, तो जब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया था, तो आई डोंट नो कि उस टाइम पे पता भी नहीं था, मैंने तो दूसरा स्टार्टअप कर रखा था उस टाइम पे, ट्रैवल आउट नाम से। बट मेरा ये था कि गांव तक, हर बच्चे तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचे, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, तो ऑफलाइन में 50, 100, 200 बच्चे बैठते हैं मैक्सिमम। 2014 में व्हेन आई वाज टीचिंग सम यूपीएससी स्टूडेंट्स, तो मुझे लगा कि ज़्यादा लोगों तक रीच करना ज़रूरी है, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किया, और उससे रीच भी बहुत ज़्यादा तक हुई, मिलियंस ऑफ बच्चों ने उससे पढ़ाई करी। तो एक तो वो पर्सपेक्टिव था कि लास्ट माइल तक जो गाँव में बच्चा बैठा हुआ है ना, जिसके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, बस मोबाइल फ़ोन है, उसके पास भी बेस्ट कॉन्टेंट पहुँचे।
तो एक तो ये पर्सपेक्टिव था, लेकिन ये पता नहीं था कि फ्यूचर में जाके ये कोई एडटेक बन जाएगा या फिर कोई एक कंपनी बन जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है, मैंने जितने भी स्टार्टअप करे हैं, मैंने सबसे पहले मेरा एक 2014 में किया था, 13 में किया था मेरा कैबी, ड्रिंक एंड ड्राइव लोगों को रोकने के लिए। ओके। रात को लोग ड्रिंक करते हैं, ड्राइव करते हैं, जयपुर में बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई लॉन्च इन नॉर्थ इंडिया का पहला स्टार्टअप आई लॉन्च। तो उसमें क्या था कि हम लोगों को जस्ट गिव अस अ कॉल, विल ड्रॉप यू एट योर होम, आपके घर पे आपको ड्रॉप करेंगे, है ना। आपको शॉपिंग करने जाना है, आपके पास कार है, ड्राइवर नहीं है आपके पास, आप पार्टी में जा रहे हो, ड्रिंक करना चाहते हो, ड्राइव नहीं करना चाहते, विल प्रोवाइड यू ए शॉफर, इस तरीके से। तो एंड दैट वेंट सक्सेसफुल इन द सिटी, है ना। उसके बाद फिर मैंने एक और किया ट्रैवल एक्सपीरियंस का, वो भी सक्सेसफुल हुआ। फिर वाईफाई स्टडी किया, वो भी सक्सेसफुल हुआ। क्लास 24 अभी वी आर डूइंग इट, इट्स अगेन अ सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट जो मुझे लगता है प्रिंसिपल है ये है कि यू हैव टू बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर प्रॉब्लम बहुत है सोसाइटी के अंदर, एक प्रॉब्लम उठा लो जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है और आप उसके पीछे लग जाओ। अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया, फिर तो आपको यूनिट इकोनॉमिक्स ही देखना है, कितना आप चार्ज कर सकते हो सो दैट आप सस्टेनेबल एक प्रॉफिटेबल बन सको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का कुछ ही ऑडियंस होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप उन ऑडियंस को भी टारगेट करके एक रेवेन्यू ड्राइव कर सकते हो और अपनी कंपनी चला सकते हो। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सिटीज़ के थ्रू, कंट्रीज़ के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, आई वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई स्कूल डेज कि या तो मतलब स्टार्टअप तो करना ही है। इनफैक्ट मेरे कॉलेज के अंदर भी आई डिड 1-2 स्टार्टअप जो फेल हो गए थे, 1-2 महीने के अंदर ही फेल हो गए थे। बट आई वाज वेरी क्लियर कि यूपीएससी होता है ठीक है, अदरवाइज आई विल डू एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी क्लियर आई वाज अबाउट इट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉब्लम पहले डिराइव करना जरूरी है, प्रॉब्लम है क्या सोसाइटी के अंदर, बिकॉज वही बिजनेस है। बिल्कुल सही है। अगर आप वही काम कर रहे हो जो दुनिया भी कर रही है, तो आई डोंट थिंक आप कहीं पे सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा बहुत कुछ ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, आपसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है जो इंडस्ट्री में बहुत सालों से है। बिल्कुल तो अगर सही। जब तक आप कोई मैसिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे जो कि कोई नहीं कर पा रहा है, उसको बिजनेस मॉडल बनाना इज डिफिकल्ट। सही, तो बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम और आपका बिजनेस बन जाएगा। दैट्स इट। हाँ हाँ, दिस इज द की। सॉल्यूशन इज द बिजनेस एक्चुअली। हाँ, सही बात है। तो वो तो है ही। तो सर, आपके पास में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? स्टूडेंट्स के लिए जो मैं अक्सर बोलता भी हूँ जब मैं स्कूल के अंदर कभी भी जाता हूँ कोई भी लेक्चर देने, कि सबसे पहले तो अपने आप को ये मत समझो कि, या कोई भी हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो या कोई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा हो, कि अगर आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा या आपके परसेंटेज नहीं आ रहे, है ना, तो यू विल नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कभी मत सोचो। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है। कुछ बच्चे अपने बॉर्न कैपेबिलिटी के साथ में पैदा होते हैं, कुछ बच्चे उसको ग्रो करते हैं अपने पैशन के साथ में, लाइक और इंटरेस्ट के साथ में। और ये कभी भी हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है। बहुत लोग हैं दुनिया में जिन्होंने 30 साल में अपना पैशन जाना, 40 साल में दे बिकेम सक्सेसफुल। किसी ने 45 साल में जाना, 50 में दे बिकेम सक्सेसफुल। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करो ये सोच के कि नहीं यार, 30 लाख के बच्चों में मैंने एग्जाम दिया था, 20 लाख बच्चे बैठे थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो 1000 बच्चे ही दुनिया में या भारत में रेलिवेंट है या वही इंटेलिजेंट है। 19,90,000 जो वो बच्चे थे, वो ऐसा नहीं कि वो इरेलीवेंट है। वो सब बच्चे अपने आप में कुछ अच्छा कर सकते हैं, बस आपको एक थॉट लाना जरूरी है कि यार मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। माइट भी हो सकता है आप 1, 2, 3 एग्जाम में नहीं कर पाए अच्छा, बट कहीं और अच्छा कर सकते हो आप, कहीं और अच्छा कर सकते हो आप। लेकिन आपको लाइफ को एक्सप्लोर करना जरूरी है, आपको अपने आप को समझना जरूरी है कि आप क्या बेहतर कर सकते हो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, अपने आप को टाइम नहीं दोगे, तब तक आप कभी जान नहीं पाओगे कि आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हो, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो अपने आप को एक शेल में कभी मत ढालो, डेफिनेटली गिव अ टाइम। अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है, आपको अगर आपको यू वांट टू गेट इनटू एम्स, आईआईएम जाना है, बहुत अच्छी बात है, आप टाइम दो, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपके पास है। बट आप अपने आप को फेलियर मत मानो कि अगर वो नहीं हुआ तो आप उससे बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। बस आपको अपने आप को समझना ज़रूरी है। ग्रेट सर, वेरी ग्रेट। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करता हूँ कि डिफाइन भुवनेश सर इन वन सेंटेंस, व्हाट यू विल से सर? एक लाइन के अंदर एक आपको डिस्क्राइब करना है, इफ इट इज जस्ट अ पॉसिबल। गुड मैन, आई मीन। डेफिनेटली सर, बस आई मिलियंस थिंक ऑफ। मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट यही है टू बिकम अ बेटर सिटीजन, जो कि कहीं पे कंट्री के अंदर या वर्ल्ड पे कहीं पर किसी का कंट्रीब्यूट कर दे कुछ। एंड जाने से पहले
कुछ अच्छा कर दे किसी के लिए, दैट्स इट, जस्ट अ गुड मैन आई थिंक। सर यू आर ऑलरेडी डूइंग इट सर। बस यही है। सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस सर, खास बुक टीम के साथ में कैसा रहा सर? नहीं, काफ़ी अच्छा रहा यार। रौनक, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, और इट नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट आज के टाइम पे, जब ऑलरेडी इतने पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसके बाद में भी आप कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो और अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आई थिंक जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप यू विल बिकम अ बिग एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच। आई मीन, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो या जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या फिर कंटेंट क्रिएशन में जब आप कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। डेफिनेटली। ये है। तो जब कोई एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आके कुछ कर रहा होता है, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड यू विल बिकम माई इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर आप मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ाते थे, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। इट्स बीन एन ऑनर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रौनक।